अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्ट्रोक की इम्पेयरमेंट्स पढ़ने के बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ना ज़रूरी इसलिए है कि उसको पता चल सके कि मेरा पेशेंट कौन सी ड्रग ले रहा है और उस ड्रग का क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, राइट। जबकि हमारा मेजर फोकस इसमें रिहैब ही होगा। आपकी बुक जो फिजिकल रिहैबिलिटेशन की है उसके अंदर एक टेबल के अंदर उसने सारी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है। उस टेबल को मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में प्रेजेंट किया है। पहली तरह की जो ड्रग्स हम अपने पेशेंट्स को देते हैं या पेशेंट्स को दी जाती हैं, दीज आर कॉल्ड एज थ्रोम्बोलिटिक्स। ठीक है, थ्रोम्बोलिटिक्स नाम से पता चल रहा है इस तरह की ड्रग्स होंगी जो कि ब्लड क्लॉट को ब्रेक डाउन करेंगी और फिर अल्टीमेटली उसको डिसॉल्व कर लेंगी। तो इसका मतलब है ये हम उन पेशेंट्स को दे सकते हैं जिनके अंदर ब्लड क्लॉट ऑलरेडी बन चुका है, वो ब्लड क्लॉट आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट करके स्ट्रोक कोज कर चुका है या वो कर सकता है। इस चीज़ को डील करने के लिए हम थ्रोम्बोलिटिक्स दे रहे होते हैं, राइट। थ्रोम्बोलिटिक्स क्या करती हैं? प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करती हैं जो अल्टीमेटली फाइब्रिन को डिसॉल्व करती हैं, जो कि ये सब चीज़ें ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जब आपका ब्लड क्लॉट डिसॉल्व हो गया है तो इसका मतलब है कि अब सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा, राइट। इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि ये हम उन पेशेंट्स को नहीं देते हैं जिनको हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक पेशेंट को ऑलरेडी हेमरेजिक स्ट्रोक है, वो ऑलरेडी ब्लीड कर रहा है और उसके बाद आपने उसको TPS दे दी है, मैकेनिज्म तो उसका वही रहेगा ना। उसने ये तो नहीं देखना कि ब्लड क्लॉट पड़ा हुआ मैं जाऊँ और मैं बस उस ब्लड क्लॉट को देख लो और अगर नहीं पड़ा हो तो मैं गायब हो जाऊँ। नहीं, वो गायब नहीं होगा, वो वहाँ पर जाएगा, वो ब्लड को मजीद थिन करेगा और ब्लीडिंग को मजीद इंक्रीज करेगा एंड दैट मे रिजल्ट इनटू द डेथ। उसके बाद हमारे पास दूसरी ड्रग्स आती हैं, दीज आर कॉल्ड एज एंटीकोएगुलेंट्स। ठीक है, अब ब्लड क्लॉट बनने का रिस्क किसी पेशेंट के अंदर है, किसी पेशेंट के अंदर प्लेटलेट ज़्यादा है, किसी पेशेंट्स के अंदर जो है वो ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो चुकी है, ब्लड वेसल्स उसकी नैरो है, या सिंपली ब्लड क्लॉटिंग एबिलिटी उस पेशेंट की ज़्यादा है। तो चांसेस है कि भाई उसके अंदर जो है ना वो ब्लड क्लॉट बन सकता है। तो उसको डील करने के लिए हम एंटीकोएगुलेंट्स देते हैं कि ब्लड क्लॉट ना बने। उसमें वारफरिन और हेपेरिन मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन दी जाती है IV के थ्रू पेशेंट्स को। इसके अंदर वो कहते हैं कि ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, न्यू क्लॉट्स की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती हैं। एज अ रिजल्ट जो है वो पहले से मौजूद क्लॉट है या तो वो बड़ा ना हो या फिर कोई क्लॉट बने ही ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये अल्टीमेटली स्ट्रोक के रिस्क को कम करें। किसी पेशेंट के अंदर DVT का रिस्क है, किसी पेशेंट के अंदर DVT डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का रिस्क है कि वो थ्रोम्बस वहाँ से डिसलॉज होकर एम्बोलाई बनेगा और वो जाकर आप किसी भी वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट करके स्ट्रोक कॉज कर सकता है, उसको प्रिवेंट करेंगे। किसी पेशेंट के अंदर रिकरेंट स्ट्रोक का रिस्क है तो उसके लिए हम एंटीकोएगुलेंट्स दे सकते हैं। एंटीकोएगुलेंट्स का भी वही है कि ये रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, हैमरेज और हीमाटोमास जो है इसको क्या करती है, इंक्रीज़ करती हैं। देन हमारे पास आती है एंटीप्लेटलेट्स। एंटीप्लेटलेट्स में बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, दैट इज़ एस्पिरिन। इसके अलावा ये ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, प्लेटलेट्स, हमें पता है ना प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होती है और फिर ब्लड क्लॉट बनता है, तो ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन ही नहीं होने देती, राइट। प्लेटलेट के एग्रीगेशन नहीं होगी, ब्लड क्लॉट होगा नहीं, प्लेटलेट का कोई प्लाक फॉर्मेशन नहीं होगी, एज अ रिजल्ट जो है वहाँ पर क्लॉट नहीं बनेगा, राइट, रिस्क कम होगा। तो ये इसका नुकसान ये है कि एक तो ये गैस्ट्रिक अल्सर्स कॉज कर सकते हैं और एक तो बहुत बार हम ये बात सुन चुके हैं कि अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा एस्पिरिन ले रहा है, काफ़ी अरसे से ले रहा है, तो उसके बारे में आपको केयरफुल रहना चाहिए कि अगर उसको कोई कट लगता है या उसकी सर्जरी की जाती है तो ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दैट्स द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दैट। उसके बाद हमारे पास आते हैं एंटी हाइपरटेंसिव्स। अब जो पेशेंट स्ट्रोक के होते हैं ना, इनके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, अक्सर इवन के रेस्ट के ऊपर भी, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, रेस्ट के ऊपर भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और ब्लड वेसल्स इनकी नैरो होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो हम देते हैं एंटी हाइपरटेंसिव, जिसमें हमें बहुत से ड्रग्स अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर, CCBs यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायूरेटिक या ACE इनहिबिटर्स, इन सब को ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं हम। ठीक है, ये ड्रग्स क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करती है, ब्लड वेसल्स को नैरो नहीं होने देती हैं, कार्डिक आउटपुट या कार्डिक के ऊपर जो वर्कलोड है उसको मैनेज करती हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो ये ड्रग्स हैं पेशेंट के अंदर रिस्क कम करती हैं डैमेज का। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे आती है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। एंजियोटेंसिन एक पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो रिस्क है डैमेज का। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट वी गिव एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट टू द पेशेंट। ये क्या करती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करती हैं, एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर को लोअर करती हैं। देन हमारे पास आती है एंटी कोलेस्ट्रॉल। किसी पेशेंट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है किसी भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का या स्ट्रोक का भी। क्या करते हैं, जो भी कोलेस्ट्रॉल या आपकी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स वगैरह ये जाकर ना वैस्कुलर वॉल्स के अंदर जो है ना, वैस्कुलर वॉल्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं और फिर उनको नैरोइंग करती हैं। ठीक है, तो इसलिए ना ये काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग होता है पेशेंट के लिए। तो हम ना इसको प्रिवेंट करते हैं, तो हम पेशेंट को एट्रोवेस्टिन या लोवेस्टिन ये ड्रग्स दे रहे होते हैं मेनली। ठीक है, इसके
बाद आपने याद रखनी है कि स्टैटिन्स क्या करती हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती हैं, हमारे पास डिसलिपिडीमिया को मैनेज करती हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स डैमेजिंग होती हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स अगर ज़्यादा हो जाए दैट इज़ डैमेजिंग, ठीक है, दैट्स अ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो उसको मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। डिजीनेस, हेडेक, इंसोम्निया या वीकनेस इसके साइड इफेक्ट्स में आता है। फिर हमारे पास आती है एंटीस्पैज्मोडिक या स्पाज्मोलिटिक्स, ठीक है। इनके अंदर हमारे पास डायज़ेपाम एक कॉमन नाम आता है जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास साइक्लोबेंजाप्रेन, ये सब ड्रग्स हम दे रहे होते हैं पेशेंट को, राइट। मिथोकार्बामोल, ये सब ड्रग्स होती हैं। ये क्या करती हैं, सीएनएस के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है, मसल्स के ऊपर एक्ट नहीं करती हैं, सीएनएस के ऊपर एक्ट करती हैं ताकि वो मसल को रिलैक्स कराए और मसल स्पैज्म ना हो। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है क्योंकि वेस्कुलर मसल्स भी तो होते हैं साइड, वो स्मूथ मसल्स होते हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा स्पैज्म में चले जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डैमेजिंग। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ड्राई माउथ इनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक जो है ना, ड्राई माउथ इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है। देन हमारे पास आते हैं एंटीस्पैस्टिक। एक बात तो हम सुनते ही आ रहे हैं कि पेशेंट के अंदर स्ट्रोक है तो स्पेस्टिसिटी है, टोन ज़्यादा है, राइट। तो उसको मैनेज करना तो ज़रूरी बात है ना, क्योंकि खाली स्ट्रेचिंग से आप स्पेस्टिसिटी मैनेज नहीं कर सकते। स्पेस्टिसिटी ब्रेन की वजह से हो रही है, राइट, तो आपको उसको डील करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बैक्लोफेन बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, ड्रेंट्रोलिन, डायज़ेपाम भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है ना टोन ज़्यादा हो रही है उसको कम किया जा सके। ये मसल के अंदर जो है वो टोन को कम करती है, एज अ रिज़ल्ट जो है वो ईजी करती है, आपको फैसिलिटेट कराती है आपके एक्सरसाइज के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जब स्पेस्टिसिटी कम होती है फिर ही आप मसल कॉन्ट्रैक्शन को बेहतर कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास ड्रॉजीनेस, डिजीनेस और कन्फ्यूजन, वीकनेस, इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं। एंटीकन्वल्सेंट्स ऐसे ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ये जो स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर सीजर होने के चांसेस हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, राइट। तो इसके अंदर भी डायज़ेपाम बहुत कॉमन है, फिनोबार्बिटोल, फेनिटोइन, ये सब चीज़ें हैं। ये क्या करती है, न्यूरोनल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती है, पोस्ट स्ट्रोक सीजर्स के रिस्क को कम करती हैं। सीजर्स क्यों होते हैं हमने पीछे देख लिया था। फिर हमारे पास आते हैं एंटी डिप्रेसेंट, क्योंकि कुछ पेशेंट स्ट्रोक के ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। उनके जब डिप्रेशन में होता है तो उसके अंदर मोटिवेशन नहीं होती, ऑब्वियसली दे कैन नॉट परफॉर्म और दे कैन नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रिहैब, राइट। तो उसको मैनेज करने के लिए यू कैन गिव एंटी डिप्रेसेंट बट ओनली इफ इट इज़ वेरी सीवियर, राइट। तो इसके अंदर हमारे पास ना ये ड्रग आती है एमिट्रिप्टोलिन, आपने सुना होगा, ठीक है। ये हम ड्रग्स देते हैं, ये अल्टीमेटली क्या करती हैं, ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटीज़, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोटिवेशन के साथ, उसको ज़्यादा करती हैं एंड अल्टीमेटली मैनेज करती हैं। तो आई होप कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मैंने आपको बहुत बेसिक सा ओवरव्यू दिया है, क्योंकि आपको यही चाहिए, इतना ज़्यादा रट्टा मारने की इसको ज़रूरत है नहीं, और ना ही ये कोई आपसे पूछेगा। बस आपको ये बताओ कि कोई आपसे पूछे ना स्ट्रोक के पेशेंट की स्पेस्टिसिटी है तो मैनेज करने के लिए क्या देंगे, तो आपने बताना कि हम उसको एंटीस्पेस्टिक्स देंगे, यानी जो है ना वो बैक्लोफेन या जो है वो अपनी रिलेटिव ड्रग्स जो हमारे पास डायज़ेपाम है या डेंट्रोलिन है ये दे सकते हैं, डेंट्रोलिन सोडियम। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि जी थ्रोम्बोलिटिक्स कौन कौन से होता है, तो आपने बताना कि टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। तो आपको ये बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि नेक्स्ट पार्ट से हम अपनी रीहैब जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।